प्रिंस ने उस अनजाने नंबर को देखा और याद करने की कोशिश की कि यह किसका हो सकता है। वो बिस्तर से उठा, फोन उठाया और कहा, हेलो प्रिंस साहब, मैं कमलाकांत बोल रहा हूँ। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सामने से आवाज आई। कमलाकांत जी का नाम सुनते ही प्रिंस ने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी ताकि उनकी बातचीत कोई और न सुन सके। नहीं कमलाकांत जी, बताइए क्या बात है और यह कौन सा नंबर है? प्रिंस ने बिस्तर पर बैठते हुए पूछा। अरे यह मेरा ऑफिस का नंबर है। दिन भर लोग उसी पर फोन करते रहते हैं, तो शाम होते ही मैं इसे बंद करके दूसरा नंबर इस्तेमाल करता हूँ, कमलाकांत जी ने बताया। प्रिंस ने उनकी बात समझते हुए सिर हिलाया और फिर पूछा, हाँ बताइए क्या बात है? प्रिंस साहब, रोशन डालमिया का फोन आया था। जब मैंने सुबह उसे कॉल किया तो उसे बताया कि आप दिल्ली में हैं और ग्रीबी की परीक्षा में लगे हुए हैं। मैंने उसे बताया कि आपने हाल ही में परीक्षा पास भी कर ली है और अब आप अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। यह सुनकर उसने कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है, कमलाकांत जी ने समझाया। यह सुनकर प्रिंस के माथे पर हल्की शिकन आई और उसने पूछा, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? असल में उसे यह नहीं पता था कि आप यहीं हैं। वो बस आपसे मिलकर आपको देखना चाहता है और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वह मदद करना चाहता है। दिल्ली में उसका अच्छा खासा प्रभाव है, कमलाकांत जी ने बताया। दरअसल गोयल एंड गोयल फर्म का बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। यह एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते थे। लेकिन प्रिंस के परिवार की परंपरा थी कि जब तक कोई परीक्षा पास नहीं करता तब तक उसे बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती थी। ठीक है, मैं मिल लूंगा, प्रिंस ने कहा। इतने सालों के बाद अपनी कंपनी के लोगों से मिलना उसके लिए कुछ नया अनुभव होने वाला था। ठीक है, मैं उसे फोन करके बताता हूँ, वह कल सुबह ही आपसे मिलने आपके कॉलेज आ जाएगा, कमलाकांत जी ने कहा। नहीं, आप उन्हें कॉलेज मत भेजिए। आप मुझे उनका पता दे दीजिए, मैं खुद ही उनसे मिलने जाऊंगा। यहाँ मिलना सही नहीं होगा, प्रिंस ने कहा। वह रोशन डालमिया को कॉलेज में बुलाकर बेवजह का हंगामा नहीं करना चाहता था। वह अभी कुछ दिन और यहाँ शांति से रहना चाहता था। एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद उसे कंपनी की जिम्मेदारियों में जुटना ही था। लेकिन प्रिंस साहब, आप परिवार का अहम हिस्सा हैं। भविष्य में आपको ही कंपनी संभालनी है। ऐसे में आप उनसे मिलने जाएंगे तो यह नियमों के खिलाफ नहीं होगा। रोशन डालमिया सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाके को ही संभालता है, ऐसे में उसे मिलने के लिए परेशान करना कहाँ तक सही होगा? बेहतर होगा कि वह ही आपसे मिलने आए, कमलाकांत जी ने जोर देते हुए कहा। नहीं कमलाकांत जी, आप ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक मैं काम नहीं संभालता मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ, प्रिंस ने आश्वासन दिया। प्रिंस ने सोचा कि रोशन से मिलने के बहाने थोड़ा शहर भी देख लेगा और घूम लेगा। अपने बालों को ठीक करते हुए उसने कहा, वैसे भी उनसे मिलने के बहाने थोड़ा शहर भी देख आऊंगा, घूम आऊंगा। इतनी गरीबी और सादगी का अनुभव करने के बाद प्रिंस समझ गया था कि सादगी से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। ठीक है प्रिंस बाबा, आप अपने से उम्र में बड़े लोगों से इतनी इज्जत और प्यार से बात करते हैं कि हर कोई आपका मुरीद हो जाएगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं रोशन को बता दूंगा कि आप खुद उससे मिलने आ रहे हैं, कमलाकांत जी ने कहा। ठीक है, प्रिंस ने कहा और फोन रख दिया। जैसे ही उसने फोन रखा और खिड़कियां खोलने के लिए उठ ही रहा था, इतने में फिर से कमलाकांत जी का फोन आ गया। हेलो प्रिंस बाबा, रोशन कह रहा है कि वह कल गोल्डन सिटी होटल में लंच के लिए जा रहा है, तो क्या आप भी उसके साथ लंच पर मिल सकते हैं या मैं जगह बदलवा दूं? कमलाकांत जी ने पूछा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसे बता दीजिए कि मैं 1 बजे के आसपास वहां पहुंच जाऊंगा, प्रिंस ने जवाब दिया। फिर उसने फोन रखा और खिड़कियां खोलकर अपने पलंग पर लेट गया। उसने फिर से अपना फोन उठाया और दिव्या का नंबर ढूंढने लगा, लेकिन फिर सोच में पड़ गया। मैं कहूंगा क्या? उसने फोन वापस रख दिया और आंखें बंद करके लेट गया। कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला।
थोड़ी देर बाद जब उसने कमरे में किसी के आने की आवाज सुनी तो उसकी नींद खुली। उसने देखा कि अर्पित, प्रतीक और गौरव वापस आ गए थे। वे तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। यार, यह प्रदीप तो एकदम बेवकूफ निकला। उसने पूरे खाने का मजा ही खराब कर दिया, गौरव ने गुस्से में कहा। हाँ, बारिश हो रही थी तो मत जाओ ना। लेकिन नहीं, उसे तो दिल्ली की सड़कों पर बुलेट चलानी थी और कुहू को पीछे बिठाकर पूरे शहर में घुमाना था। हद है, प्रतीक ने बोतल से पानी पीते हुए कहा। ठीक है, अब और कितनी गालियां दोगे उसे? पूरे रास्ते गालियां दी, पेट नहीं भरा? उधर देखो, प्रिंस सो रहा है, अर्पित ने कहा और प्रिंस की ओर इशारा किया। गौरव और प्रतीक ताजा होने के लिए चले गए और अर्पित भी उनके पीछे पीछे चला गया। अगले दिन सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। तीसरी क्लास के ब्रेक में जब प्रिंस ने थोड़ी देर आराम करने के लिए अपना सिर बेंच पर रखा ही था कि अर्पित हड़बड़ाते हुए क्लास में दाखिल हुआ और प्रिंस को झटके से उठाते हुए बोला, प्रिंस, कुहू के साथ गड़बड़ हो गई। अब क्या हुआ? पास में बैठे गौरव ने पूछा। प्रतीक मजे लेते हुए बोला, तुम्हारा डिपार्टमेंट तो उजाली की समस्याओं का है, कुहू का नहीं। इस पर गौरव और प्रिंस भी हंस पड़े। अबे, तू 2 मिनट चुप रहा, अर्पित ने गुस्से में कहा और फिर प्रिंस की ओर देखकर बोला, भाई, कुहू कल रात बाइक से गिर गई। पर वह गिरी कैसे? प्रिंस ने पूछा। कल रात तेज बारिश हो रही थी। प्रदीप जोश में बाइक पर दिल्ली घूमने निकल पड़ा और कुहू को भी साथ ले गया। थोड़ी ही देर में उनकी बाइक फिसल गई और कुहू गिर पड़ी, अमित ने कहा। फिर उसे बचाने कौन आया? चिराग बंसल, प्रतीक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अर्पित ने प्रतीक के बाल खींचते हुए कहा, मैं अभी मैदान के बाहरी इलाके में प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उजाली का फोन आया। उसने बताया कि प्रदीप और कुहू बाइक से गिर गए थे और फिर कुहू को अस्पताल ले जाया गया। उजाली और बाकी लोग सुबह जल्दी ही उससे मिलने अस्पताल गए थे और उसने कहा कि हमें भी उससे मिलने जाना चाहिए। अर्पित ने एक ही सांस में सब कह दिया। प्रतीक और गौरव एक दूसरे की ओर देखने लगे। कल रात को जिस तरह कुहू ने प्रिंस के साथ व्यवहार किया था और प्रदीप के सामने बनावट की थी, उसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि अब कुहू की शक्ल भी नहीं देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि वे अर्पित को ना कह पाते, अर्पित खड़ा हुआ और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो, हम लोग उसकी खबर लेकर आते हैं। आखिर उसने हमें कल ट्रीट दी थी। भले ही उसकी जुबान कैसी भी हो, लेकिन उसका दिल अच्छा है। ठीक है, अब नमक खाया है तो कर्तव्य भी निभाना ही पड़ेगा, प्रतीक ने कहा और बेंच से उठ गया। गौरव भी उसके पीछे खड़ा हो गया। तीनों बाहर निकलने ही वाले थे कि अर्पित ने प्रिंस को देखा। वह अभी भी वहीं बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ भाई, तू नहीं आ रहा? अर्पित ने पूछा। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं आया तो उसकी तबीयत मेरी शक्ल देखकर और खराब हो जाएगी, प्रिंस ने हंसते हुए कहा, पर असली वजह वह तीनों को नहीं बताना चाहता था। अर्पित उसकी बात समझ गया, इसलिए दोबारा नहीं पूछा और प्रतीक और गौरव को साथ लेकर निकल गया। जैसे ही वे कॉलेज से बाहर निकले, थोड़ी देर बाद प्रिंस भी बाहर आ गया। उसने कॉलेज से थोड़ी दूर जाकर एक टैक्सी बुलाई और सीधा होटल गोल्डन सिटी के लिए निकल गया। जब ड्राइवर ने प्रिंस के मुंह से होटल गोल्डन सिटी का नाम सुना तो वह चौंक गया। ड्राइवर को प्रिंस के कपड़े देखकर लगा कि यह लड़का सिर्फ उस होटल का नाम ही जान सकता है, वहां जाने की हिम्मत शायद ही जुटा पाएगा। होटल गोल्डन सिटी दिल्ली के सबसे बड़े और शानदार होटलों में से एक था। थोड़ी ही देर में टैक्सी एक भव्य नीले शीशे वाली बिल्डिंग के बाहर आकर खड़ी हो गई। दरवाजे के बाहर गार्ड खड़े थे और ऊपर होटल गोल्डन सिटी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। जैसे ही प्रिंस गाड़ी से उतरा और होटल की ओर बढ़ा, उसने देखा कि वहां कई शानदार गाड़ियां खड़ी थी। गार्ड्स ने उसे आते देखा और उसकी ओर ध्यान दिया। प्रिंस ने आत्मविश्वास के साथ गेट पर अपना नाम लिया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा और चमचमाता झूमर लटका हुआ था और फर्श पर महंगा मार्बल बिछा था। माहौल में एक महक और सजीलेपन का एहसास था। सभी लोग वहां सूट बूट में तैयार थे और प्रिंस अपनी साधारण चप्पलों में ही अंदर आ गया था।
वह किसी भी चकाचौंध पर ध्यान दिए बिना सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ा। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि उसे कमरा नंबर 888 में जाना था। फोन वापस जेब में रखते हुए उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि उसने देखा एक सुंदर सी लड़की उसकी ओर बढ़ती आ रही थी, हाथ से लिफ्ट को रोकने का इशारा करते हुए। प्रिंस ने तुरंत बटन से अपना हाथ हटा लिया, लेकिन अपनी नजर उस लड़की से नहीं हटा पाया। जैसे जैसे वह करीब आई, प्रिंस ने देखा कि उसकी पलकें बड़ी और घनी थी और चेहरा गोल और आकर्षक था। उसकी आंखें चमकदार और गहरी थी, जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। प्रिंस की नजर उस लड़की पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वह नीले रंग के ब्लेजर और ट्राउजर में बेहद आकर्षक लग रही थी। उसके गले में छोटा सा डायमंड का नेकलेस भी था, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। प्रिंस भले ही उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी नजर उस पर टिकी हुई थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? घूर क्यों रहे हो? उस लड़की ने प्रिंस को फटकारते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं। सॉरी, प्रिंस ने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा। लेकिन उसकी नजर बाज आने का नाम नहीं ले रही थी और वह वापस उसकी गर्दन पर जा टिकी। प्रिंस अब उसकी कमर तक आते बालों को देख रहा था। क्या देख रहे हो? नॉनसेंस, लड़की ने फिर से पलटकर कहा। उसे एहसास हो गया था कि प्रिंस की नजरें अभी भी उसी पर टिकी हुई थी। इस बार उसकी आवाज सुनकर प्रिंस के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और अचानक ही उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया है। प्रिंस ने जोर से सांस खींची और अपना सिर ऊपर की ओर उठा दिया। लड़की ने उसे इस तरह देखा और बोली, ओह शिट, तुम्हारे होठों पर खून लगा हुआ है। रुमाल नहीं है क्या? साफ करो इसे, उसने नाक बो सिकोड़ते हुए कहा। इससे पहले कि प्रिंस अपनी जेब से रुमाल निकालता, उसे अपनी नाक में खुजली सी महसूस हुई और अगले ही पल छींक आ गई। इससे पहले कि वह अपने हाथ से अपनी नाक को ढक पाता, सामने खड़ी लड़की की सफेद शर्ट पर उसके खून के कुछ छींटे लग चुके थे। ओ माय गॉड तुम! लड़की ने अपनी शर्ट पर लगे धब्बों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। आई एम सो सॉरी, प्रिंस ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके शर्ट पर लगे खून को पोंछने लगा। लेकिन इस बीच प्रिंस का हाथ गलती से लड़की के सीने पर चला गया। प्रिंस को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जल्दबाजी में उससे गलती हो गई थी और लड़की भी उसे घूर कर देख रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? साले ठरकी कहीं के, लड़की ने गुस्से से कहा और प्रिंस को पीछे की ओर धक्का दे दिया। प्रिंस की पीठ पर चोट लगी और इतने में लिफ्ट भी रुक गई थी। वह लड़की उसे गुस्से से देखे जा रही थी। नहीं मुझसे गलती, मैं तो बस खून। इससे पहले कि प्रिंस आगे कुछ कह पाता, वह लड़की जोर से चिल्लाने लगी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। यह सुनते ही प्रिंस के कान खड़े हो गए थे। उसने देखा कि 2 गार्ड भागे भागे उस ओर आ रहे थे। उन्हें आते देख प्रिंस घबरा गया था। अब आगे क्या होना था? क्या प्रिंस अपनी इस हरकत की वजह से जेल जाने वाला था, या फिर रोशन डालमिया उसे बचा लेगा? जानने के लिए देखें प्रिंस द मिलेनियम का 15वां भाग ज़मीन से जुड़ा हुआ।